अस्सलाम एवरीवन। टुडे इज 9th ऑफ द मार्च और 9th ऑफ द मार्च को हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं डेटाबेस के एसक्यूएल के क्वेश्चंस हमने करने थे। रीसेंट पास्ट पेपर से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। मई जून 2025 का 1-1 और इसका है क्वेश्चन नंबर 5। मई जून 2025 का क्वेश्चन नंबर 5। फिलहाल ईआर डायग्राम को सर्च अभी टच नहीं कर रहा मैं। इसके आप क्वेश्चंस खुद कर लेना, कुछ मैंने आपको करवाए हुए भी थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, जो एसक्यूएल रिलेटेड सवाल है उसके ऊपर चलते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ हमें क्यूरी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो पहले टेबल को समझ लेते हैं कि टेबल क्या है। यहाँ पे हमें यहाँ पे कह रहा है कि अ कंपनी बिल्ड्स एंड सेल फर्नीचर टू द कस्टमर। द कंपनी स्टोर्स डाटा अबाउट कस्टमर, देयर पेमेंट कार्ड एंड देयर फर्नीचर ऑर्डर इन अ डेटाबेस। डेटाबेस हमारे पास फर्नीचर की बनी हुई है। द डेटाबेस फर्नीचर हैज द फॉलोइंग टेबल। एक कस्टमर है, कस्टमर के अंदर उसका कस्टमर आईडी, उसका नाम और उसका फोन आएगा। कस्टमर कार्ड, उसमें कार्ड का आईडी, कस्टमर का आईडी, कार्ड की टाइप, कार्ड का नंबर और उसकी एंड डेट आएगी। ऑर्डर जो आया होगा उसका आईडी, कस्टमर की आईडी, टोटल कॉस्ट, पेड, यानी पेड के अंदर यस नो बोलियन जो भी आ जाएगा। ऑर्डर डेट, कब ऑर्डर हुआ है, और कंप्लीट के वो ऑर्डर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ऑर्डर आइटम, क्या चीज़ ऑर्डर हुई है, डाइनिंग टेबल है, सोफा है, चेयर है, इस तरह से कुछ भी। तो ऑर्डर आईडी, टाइप, हाइट, विथ, डेप्थ और डिटेल्स, ये चीजें आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 चार टेबल्स मौजूद हैं। सवाल आपका एसक्यूएल से रिलेटेड जो यहाँ पर हो रहा है वो ये है कि राइट ईव के अंदर, कि राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू आउटपुट द कस्टमर आईडी। अब आपको याद होगा कि जो भी चीज आपको आउटपुट करनी होती थी वो सिलेक्ट के बाद आप लिखते थे। कैसे ही हमारे पास यही फॉर्म आती थी ना, तो वो कहता है कि सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कस्टमर ऑर्डर्स दैट हैव नॉट बीन पेड। ऐसे कस्टमर्स जिनकी पेमेंट नहीं हुई है। टू आउटपुट द कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड टोटल कॉस्ट, यानी ये तीन चीजें वो हैं जो आपको आउटपुट करनी है। तो क्या आप लिख के बता सकते हो कि इस तरह की अगर हमें क्यूरी लिखनी होती है तो फिर हम क्या लिखते हैं, बताओ। यू राइट योर ओन आंसर्स। जैसे आपको पता ही होगा कि जब भी हम एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सिलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद हमें लिखना होता है टेबल्स का नाम। हमें यहाँ पे कौन कौन से टेबल, नहीं सॉरी, फील्ड का नाम, कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नेम और टोटल कॉस्ट। तो ऊपर जाके देख लेते हैं कि कस्टमर का नेम, कस्टमर की आईडी और टोटल कॉस्ट के लिए हमें कौन सी फील्ड्स रिक्वायर्ड है। तो कस्टमर नेम के लिए हमारे पास नेम आ रहा है। ठीक है, यही आ गया ना कस्टमर नेम। और फिर कस्टमर का आईडी, दूसरी चीज, और तीसरी चीज थी कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कहाँ नजर आ रही है हमें, टोटल कॉस्ट हमें नजर आ रही है यहाँ। आप लोग बात समझ रहे हो मेरी, यानी ये तीन चीजें हमें डिस्प्ले करानी है, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नाम और टोटल कॉस्ट। क्या ये बात समझ में आती है। तो अगर हमें दो डिफरेंट टेबल से डाटा निकालना होता है, जैसे एक ये टेबल है और एक ये टेबल है, तो फिर आपको याद है हम इस्तेमाल करते थे कॉन्सेप्ट ऑफ इनर जॉइन, ऐसा है। ठीक है, तो अब हम जहाँ यहाँ लिखना शुरू करेंगे, इस चीज को समझ लो। हमने लिखा सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, कस्टमर चाहिए हमें, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी और कस्टमर का नाम वो कौन से टेबल से मिल रहा है ये बताओ। कस्टमर आईडी और कस्टमर का नाम कौन से टेबल से मिल रहा है ये बताओ। ठीक है, कस्टमर के टेबल से मिल रहा है, तो पहले हम यहाँ पर इसको इस तरह से करते हैं। बाकी बच्चे भी तो बताएं, सिर्फ अलिशबा को समझ में आ रहा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। तो अब हम चलेंगे, इसको जब लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे इसे, वी विल राइट इट लाइक दिस, कि हमें कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है कस्टमर के टेबल से, कस्टमर आईडी और नेम। और इसी तरह हमें जो टोटल कॉस्ट मिल रहा है वो ऑर्डर के टेबल से मिल रहा है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं।
सिलेक्ट लिखा, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अब कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। टेबल का नाम लिखा जाता है पहले। जो हमारे पास मेन टेबल होता है ना, उसके नाम को फिर हम लिखते हैं कैपिटल में पहले, तो इसको हम कैपिटल में लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, यानी कस्टमर के टेबल से कस्टमर आईडी, कॉमा, फिर उसी कस्टमर के टेबल से कस्टमर डॉट नेम। यानी दो चीजें उठानी है। इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर के टेबल से कस्टमर आईडी उठाओ और उसी कस्टमर के टेबल से कस्टमर का नाम उठाओ। ये बात समझ में आती है। और कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर ऑर्डर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर ऑर्डर के लिए हम क्या करते थे, आपको याद है? टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर ऑर्डर, अगर हमें यहाँ अगर देखो, टोटल कॉस्ट चाहिए, तो इसका मतलब ये टोटल कॉस्ट की फील्ड होगी। ऐसा ही है। तो टोटल कॉस्ट का मतलब ये है, यहाँ पर एक वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पर एक आ रही होगी, यहाँ पर एक वैल्यू और आ रही होगी, यहाँ पर एक वैल्यू और आ रही होगी नहीं आ रही होगी? ऑर्डर की कॉस्ट जो है वो ऐसे करके आ रही होगी नहीं आ रही होगी? तो आपको याद है, कॉलम को जब हमें किसी कॉलम की वैल्यूज को सम करना होता था तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? वी मेक यूज ऑफ सम फॉर्मूला, डू यू रिमेम्बर? अगर हमें कोई भी सारी चीजें करनी हो तो हमें सम करना है। तो दो चीजें तो हमारी आ गई यहाँ पर, कस्टमर आईडी भी आ गई और कस्टमर का नाम आ गया, तो ये भी आ गई ये भी आ गई। अब हमें करना है टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर ऑर्डर। इसका मतलब है जो टेबल हमारा इस्तेमाल होगा, तो हम पहले टेबल लिखते हैं। टेबल हमारा इस्तेमाल होगा ऑर्डर का, तो अब हमें लिखना होगा ऑर्डर डॉट टोटल कॉस्ट। ऐसा ही है। तो उसके लिए जो हमारे पास इस्तेमाल होता है, एसक्यूएल जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है, वो आपको याद होगा, वो होती है सम की। तो फिर हम लिखेंगे कॉमा सम, और सम के बाद फिर हम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखते थे ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर का टेबल इस्तेमाल होगा, ऑर्डर के टेबल से हमें लेके आना है। तो ऑर्डर डॉट टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास यहाँ फील्ड है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? टोटल कॉस्ट आ गई। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर आप चाहते हो कि वो हेडिंग लेवल बनकर आए, लेवल मतलब जो उसका आंसर हो वो हेडिंग बन के आए, तो फिर हमें ए एस एस लिखना होता है। सही है। और हमें लिखना है टोटल कॉस्ट ऑफ दी कस्टमर ऑर्डर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ दी कस्टमर ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर इसका कोई भी लेवल लिख देते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं एज। एज भी लिखना होता है क्योंकि एज एज अ, जब आउटपुट आता है तो उसमें हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। एज टोटल। अच्छा, टोटल कॉस्ट इसलिए नहीं लिख सकते कि ये तो उसका नाम है हमारे पास ना, क्या कहते हैं, फील्ड का नाम है। तो उसका जो लेवल देना होगा वो हम लिख सकते हैं टोटल। क्या लिखें इसको, कुछ नाम दे देते हैं ना, यानी इसका जो लेवल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? टोटल कॉस्ट तो ऑलरेडी है, तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल ओड, कि कितना टोटल जो वैल्यू है उस फर्नीचर की वो आ रही है। तो टोटल ओड जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा पहला पार्ट होता है जो सिलेक्ट का होता है। सिलेक्ट के बाद अगला काम क्या होता है, ये तो जो लिखा है बस ये हेडिंग आएगी। उस हेडिंग के बाद जो भी सम आ रहा होगा उसके नीचे लेट सपोज ऐसे करके लिखा हुआ आ जाएगा। अब मुझे अगली चीज बताओ, सब सिलेक्ट के बाद जो अगली हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी होती है वो क्या होती है? टोटल पेमेंट। हाँ, टोटल पेमेंट भी सही बताया लिजबा ने। हम इस पे एक काम करते हैं, टोटल पेमेंट भी लिख सकते हैं, ये भी अच्छा सा आसान सा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको, क्योंकि ये लेवल है तो हम इसको लेवल को सिर्फ चेंज कर सकते हैं, टोटल पेमेंट कर देते हैं, ये ज्यादा बेहतर लेवल रहेगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, द नेक्स्ट। जयान ने कहा कि जी टोटल के बाद जो चीज इस्तेमाल होती है वो होता है फ्रॉम, बिल्कुल सही कहा। सिलेक्ट के बाद आ गया हमारे पास फ्रॉम। सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद अगली चीज होती है फ्रॉम। अब फ्रॉम के लिए हमारे पास ये बताओ कि कितने टेबल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भी बता दो। ये भी आपके सामने है, कितने टेबल इस्तेमाल हो रहे हैं? हाँ, फ्रॉम तुम लोग ने बता दिया, शाबाश। फ्रॉम के बाद मुझे ये बताओ टेबल कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, शाबाश, टू इस्तेमाल हो रहे हैं, वेरी गुड। कौन कौन से? दो टेबल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक कस्टमर का टेबल इस्तेमाल हो रहा है और एक ऑर्डर का हो रहा है या नहीं? तो हम उसके बाद फ्रॉम के बाद टेबल लिखते हैं। तो हमारे पास एक टेबल कस्टमर का है और एक ऑर्डर का है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम कस्टमर
एक बात, और फिर कॉमा डाल के ऑर्डर लिख लिया। तो दो टेबल होते हैं, तो सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम होता है, और उसके बाद फिर आ जाता है कौन सा वाला, कंडीशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन के लिए भी कुछ इस्तेमाल करते हैं ना, तो कंडीशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। शाबाश, वेयर। अलिशबा के अलावा बाकी सब क्या करो भाई, याद नहीं है। सिलेक्ट होता है, फ्रॉम होता है, वेयर होता है ना। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वेयर। सही है, वेयर लिख लिया हमने। अब वेयर के अंदर अब हमें क्या बताना है, द कस्टमर ऑर्डर दैट हैव नॉट बीन पेड। यानी अब पेड वाली सिचुएशन पे चले जाते हैं कि पेड के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सी फील्ड दी गई है। तो मुझे तो नजर आ रही है, आप लोगों को नजर आ रही है पेड के लिए कौन सी फील्ड दी गई है यहाँ पे। पेड के लिए जो यहाँ पर दी गई है, ये वाली चीज दी गई है ना ये। यानी हमें जो कंडीशन बनानी है वो ये होगी कि जो पेड है वो क्या होना चाहिए, नॉट पेड है। तो नॉट पेड का मतलब जो है, ये चीज हमारे पास पेड की केस में आती है बुलियन, और बुलियन के अंदर यस और नो आता है। ऐसा है या नहीं है। तो फिर हम ये लिख सकते हैं ना, जो पेड की वैल्यू हो वो इक्वल्स टू फॉल्स हो। वेयर के अंदर कंडीशन लगाते हैं, तो हमें ये बनाना चाहिए ना कि वेयर पेड की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू फॉल्स हो। क्या ऐसा है या नहीं है। तो ऑर्डर के टेबल के अंदर से हम उठाएंगे पेड और उसको चेक करेंगे क्या वो फॉल्स है या नहीं है, क्योंकि नॉट पेड की बात कर रहा है। तो वेयर अब आ गया हमारे पास। अब वेयर के बाद हम क्या लिखते हैं, वेयर के बाद सर्च कंडीशन लिखेंगे, और वो सर्च कंडीशन क्या होगी कि वेयर कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। क्योंकि कस्टमर आईडी की बेस के ऊपर दोनों टेबल आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी, यानी ऑर्डर के टेबल की कस्टमर आईडी और कस्टमर के टेबल की कस्टमर आईडी, उन दोनों को इक्वेट करेंगे, एंड लिखेंगे, और ऑर्डर बाय लिखेंगे, एंड ऑर्डर, ऑर्डर बाय नहीं सॉरी, ऑर्डर पेड, क्योंकि उसने बोला है कि ये बताओ कि वो पेड है या नहीं है। एंड ऑर्डर लिखा, एंड ऑर्डर डॉट पेड सॉरी। एक चीज यहाँ समझ लेना, ये जो पेड उठा रहे हैं हम कहाँ से उठा रहे हैं, पेड उठा रहे हैं हम ऑर्डर के टेबल से। तो ऑर्डर डॉट पेड इक्वल्स टू फॉल्स। यहाँ देख लो। अब इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए, वेयर कस्टमर के टेबल में जो कस्टमर आईडी है और ऑर्डर के टेबल की जो कस्टमर आईडी है, क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम यही देखते हैं ना कि ये चीज दोनों में नजर आ रही है। यानी कस्टमर के टेबल की कस्टमर आईडी और ऑर्डर के टेबल की कस्टमर आईडी के साथ ही ये दोनों टेबल आपस में लिंक करेंगे। तो इसलिए हम लिखते हैं कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर के टेबल की कस्टमर आईडी और ऑर्डर के टेबल की कस्टमर आईडी। इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो पता चलता है कि हाँ जी, रिकॉर्ड हमारा सिमिलर निकलेगा। उसके अंदर हमें ये चेक करना है कि पेड की वैल्यू फॉल्स है या नहीं। तो पेड जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो किस टेबल में पड़ा हुआ है, वो ऑर्डर के टेबल में पड़ा है। इसलिए हमें यहाँ लिखना होगा ऑर्डर डॉट पेड। अब ये बात समझ में आती है, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को। ये देख लेते हैं। और आखिर में एक चीज लिखनी होगी वेयर करके। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज लिखनी होगी, क्योंकि हम और हाँ, वेयर ग्रुप अब इसमें ही करना है, क्योंकि ये जो हम सारा डाटा निकाल रहे हैं ये किसमें से निकाल रहे हैं, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, कस्टमर के टेबल से निकाल लेना। तो कह रहा है द आउटपुट ऑफ द टोटल कॉस्ट मस्ट हैव अप्रोप्रिएट टाइटल। टाइटल के लिए तो हमने टोटल पेमेंट कर ली थी। तो हम सिलेक्ट आ गया, फ्रॉम आ गया, वेयर आ गया। अब आखिर में एक चीज लिखनी होगी हमें, ग्रुप बाय। ठीक है। तो GROUP, ग्रुप बाय की कंडीशन होती है। तो ग्रुप बाय हम किस चीज से करेंगे, ग्रुप बाय कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। ये हमारे पास इसका पूरा जो है वो एसक्यूएल क्यूरी बन जाएगी, कि जब हम दो टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर दो टेबल ये हो रहे हैं, एक कस्टमर का टेबल इस्तेमाल हो रहा है और एक हमारे पास ऑर्डर का टेबल इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका जो रिजल्ट है वो ग्रुप बाय क्या होगा, कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। यानी कस्टमर के टेबल से इसको आप ग्रुप करोगे। आप बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई सबको, सबको क्लियर है। अहमद, अलिशबा, हमजा, हुमाइल, तलहा, मरियम, सादिया, अनस, जयान, सबको क्लियर है। एक दो क्वेश्चन के और देखते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानने, वो नेक्स्ट वेरिएंट से है।
यहाँ में नजर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट वेरिएंट है, वहाँ आई गेस वन वन था, अब आप वन टू का वेरिएंट है, मई जून 2025 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है an online game has a database that stores data about user and the characters each user creates in the game। गेम खेलते हैं उसके अंदर कैरेक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। ईच यूजर कैन क्रिएट मल्टीपल कैरेक्टर एंड परचेज मल्टीपल आइटम्स फॉर ईच कैरेक्टर। नॉर्मलाइज डेटाबेस हैज द फॉलोइंग डिजाइन। यूजर के नाम से एक टेबल है जिसकी फील्ड है यूजर नेम पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ। कैरेक्टर है जो कैरेक्टर बनाता है उसका नाम, उसकी आईडी, उसका यूजर नेम, लेवल और मनी। आइटम जो उसके लिए खरीदता है उसका नाम, उसका मिनिमम लेवल, उसका कॉस्ट। और कैरेक्टर की आईडी और आइटम का नाम। एंड देन दे आर लिंक विद ईच अदर। इसका जो सवाल एसक्यूएल से रिलेटेड है वो ये कह रहा है राइट एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड। जहाँ पे काउंट द नंबर ऑफ आइटम परचेज आते हैं तो हम काउंट इस्तेमाल करते नहीं करते। जैसे एक सम होता है, सम का काम ये होता है कि सम इस तरह से जो फील्ड होती है, फील्ड के अंदर जो चीजें होती है उनका सम करता है। और जो काउंट होता है, काउंट क्या करता है, जो रॉज होती है उनको काउंट करता है। ये बात याद है। तो कहते हैं काउंट द नंबर ऑफ आइटम परचेज्ड बाय द यूजर विद द यूजर नेम cat123। यानी वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो cat123 नाम का यूजर है उसने आइटम्स कितने परचेज किए हैं इसके बारे में आपने बताना है। ये बात आ रही है बच्चों समझ में? तो शुरू कर लेते हैं। वेरी सिंपलर वन इट इज। तो अब आप बताइए कि अब आप लोग जरा मुझे बताना शुरू करो कि मैं क्या लिखूं इसके लिए, ये बताओ। भाई इसके लिए सबसे पहले क्या शुरुआत करेंगे? अब आप बोलना शुरू करो ना, आप लोग बोलोगे तो मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ जी आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। बताइए। तो सबसे पहले एसक्यूएल की क्यूरी कहाँ से शुरू होती है? शाबाश, लिखते जाओ ना, हाँ इसी तरह जैसे जियान लिख रहा है। आप में से बाकी बच्चे भी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे पार्टिसिपेट करो ताकि आपको याद रहे। सिलेक्ट लिखा जाता है और उसने बोला काउंट, तो सिलेक्ट के बाद क्या करें? सिलेक्ट के बाद यही होता है ना, सिलेक्ट के बाद काउंट इस्तेमाल होगा। काउंट आ गया, ठीक है। खैर ये कीवर्ड है एसक्यूएल का तो ये बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा लिखना, सिलेक्ट करना है काउंट को। नंबर ऑफ आइटम्स परचेस्ड, अगर आप यहाँ ध्यान दो तो ये कह रहा है नंबर ऑफ आइटम्स परचेस। तो आइटम परचेज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो आइटम के टेबल के अंदर जो चीज आ रही है वो आइटम का नेम आ रहा है। ऐसे ही है ना, आइटम के टेबल से अगर कोई चीज निकालनी है तो उसके लिए आपको फील्ड लिखनी पड़ती है। तो फील्ड यहाँ पे आइटम नेम है। अब वापस आते हैं और फिर हम यहाँ लिखेंगे आइटम नेम। तो हम यहाँ लिखते हैं ITEM, जैसा था वैसे ही लिखना होगा। ये लिख दिया। सिलेक्ट काउंट और आइटम नेम लिख दिया, फिर उसके बाद अगली चीज क्या लिखी जाती है? फ्रॉम लिखा जाता है, शाबाश। अब क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो हमें निकालनी है वो एक से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करके निकालनी है, ऐसा ही होता है। तो अब ये होता है फ्रॉम। अब फ्रॉम जो निकालना है यानी जो भी चीज हमें निकालनी है उसके लिए हमें कौन कौन सी टेबल्स का इस्तेमाल करना होगा? तो हम ऊपर चले जाते हैं, फ्रॉम के बाद हमें टेबल का नाम लिखना होता है ना। तब जरा समझ देते हैं कि जो हम जिस टेबल से हम निकालेंगे वो कौन कौन सा टेबल है। अब उसने हमसे बोला है कि हमने बताना है, काउंट करना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। काउंट द नंबर ऑफ आइटम परचेज बाय द यूजर विद द यूजर नेम cat123। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो है, एक तो जिस टेबल की, वो कौन सा टेबल है? बिल्कुल सही, कैरेक्टर आइटम जो भी बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि कैरेक्टर से रिलेटेड बात हो रही है ना, cat123। तो एक तो आइटम नेम से तो आप एक्सट्रैक्ट करोगे, तो आइटम नेम जो है इसको आप लिंक करोगे आइटम नेम के अंदर जो चीज है, तो एक तो आप इस्तेमाल करोगे विद कैरेक्टर नेम की बात कर रहे हैं ना। तो कैरेक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कौन से टेबल से मिलेगी? कैरेक्टर के टेबल से मिलेगी। ऐसा ही होगा। तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम कैरेक्टर, यहीं से शुरू करेंगे ना। अच्छा हाँ, एक चीज हमें यहाँ नजर आ रही है, फ्रॉम कैरेक्टर आइटम, क्योंकि कैरेक्टर आइटम से हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये दो चीजें ज्वाइन है ना। जो भी कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कैरेक्टर नेम, और कैरेक्टर नेम जो है वो आप कहाँ से कर सकते हो?
यहाँ देखते हैं जरा। कैरेक्टर नेम जो आप निकाल सकते हो वो आप निकाल सकते हो कैरेक्टर आईडी के जरिए, ऐसे करिए। यानी ये जो चीजें लिंक होगी ना, ये जो आप कैरेक्टर नेम का टेबल है उसको आप लिंक कर रहे होगे कैरेक्टर के टेबल के कैरेक्टर आईडी से। तो उसका तरीकेकार ये होगा कि हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे लगाएंगे टेबल इनर ज्वाइन। जब हमें दो टेबल्स को ज्वाइन करना होता है तो फिर हम इनर ज्वाइन का टेबल इस्तेमाल करते ही नहीं करते। तो यहाँ पर बेसिकली जो कैरेक्टर नेम निकलेगा वो कैरेक्टर आईडी से निकलेगा, और कैरेक्टर आईडी जो लिंक होगी वो किससे होगी, कैरेक्टर आइटम के टेबल की कैरेक्टर आईडी से होगी। ऐसे ही होगी ना, तभी जाके तो हमें पता चलेगा कि आइटम का नाम क्या है। ये बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये ना यूजर नेम का ताल्लुक नहीं है ना, क्योंकि यूजर नेम के बारे में बात कहाँ कर रहा है वो तो ये बता रहा है कि जो कैरेक्टर है कैट 1 2 3 वो लेके आओ। तो कैरेक्टर जो निकलेगा वो तो कैरेक्टर आईडी से निकलेगा। तो कैरेक्टर आईडी तो लिंक है तुम्हारे पास किसके साथ, कैरेक्टर के टेबल की कैरेक्टर आईडी के साथ। ऐसे ही है। तो अब तुम जरा देख सकते हो कि कैरेक्टर आईडी ये वाली और ये वाली ये दोनों ज्वाइन होंगे ना। तो कैरेक्टर के टेबल की कैरेक्टर आईडी और कैरेक्टर आइटम के टेबल की कैरेक्टर आईडी, क्या इसी के जरिए हम ये वाला काम करेंगे ना। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू इनर ज्वाइन द टेबल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम लिखेंगे हम उसके बाद कि कैरेक्टर आइटम, इसको इस तरह से लिखना होगा, फ्रॉम कैरेक्टर आइटम, कैरेक्टर आइटम, यही था ना हमारे टेबल का नाम, कैरेक्टर अंडरस्कोर आइटम। वो तो जब देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं ना यूजर नेम निकालने की, सॉरी, तो यूजर नेम अगर हम देखें तो यूजर नेम हमारे पास निकल रहा है विद यूजर 1 2 3 से ना। ये निकलेगा विद, ये तो हम जब लगाएंगे ना कि विद यूजर नेम, यूजर नेम के ऊपर जब लगाएंगे तो ये हम सर्च कंडीशन में लगाते हुए करेंगे कि विद यूजर नेम कैट 1 2 3। तो हमें वहां पर ये इस्तेमाल करना होगा। तो वो जो तुम कह रहे हो ना यूजर, जयान तुम बात सही कह रहे हो कि भाई यूजर नेम, तो बेटा यूजर नेम तो आपके पास ये मौजूद है ना यहाँ पे, दैट यूजर नेम विद लिंक विद दिस। मैं जरा लिंक बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि एक तो चीज आप ये समझ लो कि जो कैरेक्टर आईडी है वो इन दो टेबल्स को लिंक करेगी, इन दो टेबल की फील्ड्स को। इसको मैं जरा बना देता हूँ, यहाँ से निकालते हैं एक ये लाइन, फिर ये और फिर ये। तो ये आपकी लिंकिंग होगी कैरेक्टर आईडी की इन दो टेबल के जरिए। और जो यूजर नेम वाली बात कर रहे हो ना, हाँ रुकना मरियम बताता हूँ। और फिर जो दूसरी बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो यूजर नेम आप निकालोगे वो यूजर नेम आप कहाँ से निकालोगे, वो यूजर नेम आप निकालोगे इसी कैरेक्टर के टेबल का जो यूजर नेम होगा वो लिंक कर रहा होगा यूजर के टेबल के यूजर नेम से। पहले इसका लिंक समझ लो फिर आगे आपको बताता हूँ। अब मरियम आप जो सवाल पूछ रही हो उसको जरा समझ लो। वो कहता है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट स्क्रिप्ट टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड बाय द यूजर विद द यूजर नेम कैट 1 2 3। ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स और यूजर नेम ये दो चीजें हैं। तो नंबर ऑफ आइटम्स जो आप निकालोगे उसके लिए आपको यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ आइटम्स के लिए आपको क्या करना होगा, कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए। ठीक है। और प्लस यूजर नेम का पता होना चाहिए जो कैट 1 2 3 है। ये बात समझ में आ रही है? ये वजह है इसकी। तो अब जरा इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से टेबल इस्तेमाल होंगे। लिखा फ्रॉम कैरेक्टर अंडरस्कोर आइटम, ये लिख रहा था मैं, कैरेक्टर अंडरस्कोर आइटम। ठीक है। और फिर उसमें क्या लिखना होगा, कॉमा कैरेक्टर। ये हमने दो चीजें बता दी, कैरेक्टर आइटम और कैरेक्टर, ये दोनों टेबल इस्तेमाल होंगे वेयर। अब यहां से हमारी सर्च कंडीशन आएगी वेयर, और वेयर में हम लिखेंगे कि जो कैरेक्टर के टेबल का कैरेक्टर आईडी है, कैरेक्टर के टेबल का कैरेक्टर आईडी, ये इक्वेट करेगा किसको, जो कैरेक्टर आइटम के टेबल का कैरेक्टर आईडी होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि हमें ये भी बताना पड़ता है ना कि कौन सी फील्ड किसको रिलेट कर रही है। तो कैरेक्टर के टेबल का जो कैरेक्टर आईडी है और वो कैरेक्टर आइटम के टेबल का जो कैरेक्टर आईडी है, इसी को यूज करते हुए निकालेगा ना वो, कि इन दोनों के जो कैरेक्टर आईडी हैं इसी के जरिए वो यूजर नेम पे जाएगा और यूजर नेम को सर्च करेगा कि वो कैट 1 2 3 है। ये बात आ रही है समझ में?
तो सर्च कंडीशन के लिए हमें कैरेक्टर आईडी के जरिए, यानी इस टेबल को इससे जब हम लिंक करेंगे तो जो कैरेक्टर आईडी यहाँ आएगा वो लिंक होके यहाँ चला जाएगा कैरेक्टर के टेबल में। बेसिकली इसमें समझना क्या होता है, हमें समझना ये होता है कि हमें ज्वाइन करना होता है टेबल को। तो हम इस तरह से जाते हैं कि कैरेक्टर आइटम के टेबल का जो कैरेक्टर आईडी है दैट विल इक्वल्स टू द कैरेक्टर आईडी ऑफ कैरेक्टर टेबल। तो इससे ये दो टेबल लिंक हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? और फिर इसी टेबल्स में जब हम इस टेबल के कैरेक्टर आईडी में पहुंच जाएंगे तो इस टेबल से हमें जो चीज मिलेगी वो यूजर नेम मिलेगी। ठीक है, तो वो यूजर नेम जो है वो बेसिकली हमें यूजर के टेबल से लिंक होके मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि वेयर कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर आईडी, दोनों टेबल्स का इस्तेमाल करना है, वो ये इक्वल्स टू कैरेक्टर आइटम, कैरेक्टर अंडर स्कोर आइटम डॉट कैरेक्टर आईडी। ये तो आपको लिखना ही पड़ता है ना दोनों चीजें। अच्छा, ये दो चीजें आ गई कि कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर आईडी इक्वल्स टू कैरेक्टर आइटम डॉट कैरेक्टर आईडी, ये आ गया। अब आखिर में एक चीज लिखेंगे एंड, या वेयर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, वेयर कैरेक्टर। अच्छा, वेयर तो हमने ऊपर लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारा यूजर नेम होगा वो cat123 होगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं एंड और फिर हम लिखेंगे, और जो कैरेक्टर नेम हम उठा रहे हैं वो कहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ देख लो। यूजर नेम जो उठा रहे हैं वो हम किस टेबल से उठा रहे हैं? वो तो सही है। यूजर नेम हम किस टेबल से उठा रहे हैं? यानी जब यूजर नेम लिखा हुआ आएगा तो यूजर नेम हमें यूजर के टेबल से ही मिलेगा ना। तो अभी जो हम उठा रहे हैं यूजर नेम वो कैरेक्टर के टेबल से उठा रहे हैं। ठीक है, तब हम लिखेंगे यहाँ पे एंड कैरेक्टर डॉट यूजर नेम, कैरेक्टर डॉट यूजर नेम। यूजर नेम आई गेस छोटा था, टेबल का नाम बड़ा होता है, फील्ड का नाम छोटा, जो लिखा होता है वही लिखते हैं। तो फील्ड के नाम में यू बड़ा था, बाकी चीजें छोटी थी। यूजर नेम इक्वल्स, ठीक है, KAT कैट और 123, और उसके बाद सेमीकोलन। ये बात समझ में आती है? आपने क्या निकालना है, आपने यही बताना था ना कि काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज। तो नंबर ऑफ आइटम्स के लिए हम आइटम के नेम की फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, आइटम नेम को। तो सिलेक्ट लिखा जाता है, काउंट लिखा जाता है, आइटम नेम का मतलब कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है, आइटम नेम सिलेक्ट करना है। कहाँ से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम कैरेक्टर आइटम और कैरेक्टर, यानी जो दो टेबल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप एक कैरेक्टर आइटम कर रहे थे और कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। वेयर कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर आईडी, यानी कैरेक्टर के टेबल का कैरेक्टर आईडी और कैरेक्टर आइटम का जो कैरेक्टर आईडी है वो दोनों बराबर हो। और साथ साथ कैरेक्टर डॉट यूजर नेम जो है वो cat123 हो। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ये देख लो। तो हमें दो टेबल्स में से जब निकालना होता है डाटा, तो फिर हम यही चीज देखते हैं कि वो दो टेबल कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं और उन दो टेबल में से कौन सी ऐसी फील्ड है जो दोनों में आ रही हैं। यही करना होता है ना इसमें। तो फिर अगर ये लिखा हुआ है तो कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर आईडी लिखेंगे, और इसी तरह कैरेक्टर आइटम डॉट कैरेक्टर आईडी लिखेंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ से और यहाँ की इंफॉर्मेशन दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल होंगी, आपको याद होगा इनर जॉइन में हमने पढ़ा था कि किसी भी दो टेबल्स की अगर रॉ का रिजल्ट सेम आ रहा हो तो ही हम इनर जॉइन लगाते हैं। यही होगा ना, कि जो भी कैरेक्टर आईडी कैरेक्टर के टेबल में आएगा और जो भी कैरेक्टर आईडी कैरेक्टर आइटम के टेबल में आएगा वो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम इनर ज्वाइन लगाते हैं। बेटा यहाँ तक बात समझ में आई? ये दो सवाल हो गए, अगले पे आते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्वेश्चन है मई जून 2025 का। मई जून 2025 का, और 1 3 है, 1 1 किया है, 1 2 किया है, 1 3 किया है। तो कहता है अ शॉप सेल्स पेन टू द कस्टमर, कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर with the shop and collect the items the next day.
एक शॉप है जो पेन बेच रही है कस्टमर को, कस्टमर घर में बैठे बैठे ऑर्डर करता है और अगले दिन वो अपना ऑर्डर उठा लेता है। द शॉप यूजेस डेटाबेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर। और जो भी ऑर्डर आया हुआ होता है तो शॉप का काम ये होता है कि उस ऑर्डर को डेटाबेस में स्टोर करके रखे। डेटाबेस में टेबल है कस्टमर का जिसमें उसका आईडी, उसका नाम, उसकी ईमेल आती है। एक टेबल ऑर्डर है, उसमें ऑर्डर का आईडी, कस्टमर का आईडी, डेट और कलेक्टेड आता है। कलेक्टेड का मतलब वही यस और नो। ऑर्डर प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट आईडी है, क्या ऑर्डर आईडी है और कितनी क्वांटिटी है वो आएगा। प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट की आईडी के भाई कौन सा पेन है, उसका नाम क्या है, कितनी क्वांटिटी है, क्या कॉस्ट है और उसका सप्लायर कौन है। और उसके बाद फिर सप्लायर के टेबल में सप्लायर, सप्लायर का नाम और सप्लायर का ईमेल आता है। अ न्यू प्रोडक्ट नीड्स टू बी इंटर्ड इनटू द डेटाबेस। कोई नया प्रोडक्ट आया, पेन बेचता है, पेन की बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। द प्रोडक्ट हैज आईडी 002323, ये नए प्रोडक्ट की आईडी है। द प्रोडक्ट नेम ब्लू बॉल पॉइंट 2 mm और देयर आर 50 इन अ बॉक्स, ये इसकी क्वांटिटी है। द प्रोडक्ट कॉस्ट $5, ये इसकी प्राइस है। और उसका जो सप्लायर आईडी है वो है SFX223, जो उसको सप्लाई करता है। राइट अ एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू इंटर द न्यू प्रोडक्ट इनटू द टेबल प्रोडक्ट। ये बड़ा आसान लगता है मुझे कि प्रोडक्ट के टेबल में आपने ये इंफॉर्मेशन जो है वो डालनी है। तो आपको एसक्यूएल की क्यूरी याद होगी ना, हम लिखते थे सिलेक्ट लिखते थे, सही है। यानी यहाँ पर हमने ये सब चीजें डालनी है ना इसकी। तो अब हम जरा लिखें तो ये किस तरह कर सकते हैं। सिलेक्ट प्रोडक्ट, आपको याद है कि एक बने बनाए प्रोडक्ट के अंदर अगर हमें कुछ डालना होता था तो हम क्या करते थे यहाँ पे। बस बात सारी ये है कि अगर आपने पीछे रिवीजन किया हुआ हो देन आपके लिए आंसर करना आसान हो। तो मैं जरा देखना चाहूंगा कि वो कौन सा बच्चा है जो ये बताएगा कि यहाँ पे मरियम कह रही है ऑल्टर, और उसके अलावा ऑल्टर टेबल होगा। और क्या हो सकता है, अपडेट हो सकता है। देखो अपडेट तो उस वक्त होता है कि जब बना बनाया हो और बने बनाए में तब्दीली कर रहे हो। जयान का कहना है ऐड। तुम्हें एक और देखो, अब यहाँ पे यही बात आ गई ना कि तुम्हारे लिए जरूरी क्या है यहाँ पे। यस, अलिशमा ने अब जाके बताया सही कि तुम्हें याद हो कि एक हमने एक और एसक्यूएल स्क्रिप्ट पढ़ी थी जिसका नाम था इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू ये करता है कि बनी बनाई डेटाबेस, देखो डेटाबेस बनी बनाई है, इसमें हमें याद है तुम्हें नया डाटा डालना है। यानी डेटाबेस बनी हुई है, फील्ड्स बनी हुई है, डाटा मौजूद है, तो हम एक काम करते थे, हम इंसर्ट इनटू लिखा करते थे, सही है। इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नाम लिखते थे और वैल्यू लिख के जो भी वैल्यूज थी वो लिखते थे। तो हमें यहाँ ये वाला काम करना है। अब आई बात समझ में। तब हम यहाँ वापस आते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब हमसे कहता है यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट इनटू द टेबल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के टेबल में हमें ये वाला काम करना है। तो अब बताओ अब क्या लिखूंगा, चलो अब तो समझ में आ रहा है। इंसर्ट इनटू लिखूं, टेबल का नाम क्या लिखूं। ऑल्टर तो वो होता है चेंजेस जो होती है ना, यानी जो डाटा मौजूद होता है उसमें चेंज करना है। कि ईमेल है तो ईमेल चेंज करना है, नाम है तो नाम चेंज करना है, वहां होता है। तो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट लिखूंगा, शाबाश, सही है। और उसकी वैल्यूज क्या होंगी, तो फिर VALUES वैल्यूज लिखूंगा। अब वैल्यूज लिखने के लिए अब मैं जरा प्रोडक्ट के टेबल में चला जाता हूँ, क्योंकि हवा में तो लिखना नहीं है मुझे, सही है। तो प्रोडक्ट के टेबल में अब तुम याद रखना, आईडी और फिर नाम, फिर क्वांटिटी, फिर कॉस्ट और सप्लायर। PPQCS, ये याद रखो, PPQCS। प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, और नहीं, प्रोडक्ट की आईडी,
सॉरी, हाँ, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, इनबॉक्स, कॉस्ट और सप्लायर, ये तुम जरा अपने पास याद रख लो, लिख लो अपने पास। अब यहाँ वापस आते हैं। तो एज पर जो कोड आपको बताया, तो सबसे पहले चीज थी हमारे पास प्रोडक्ट का आईडी, है ना। तो प्रोडक्ट का आईडी जो है, अब ऑलरेडी हमें पता है वो चीज तो प्रोडक्ट के आईडी की जो वैल्यू है वो है ये। तो फिर हम यही लिखेंगे 00, इन्वर्टेड कॉमा 002323। पहली वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट आईडी था, फिर प्रोडक्ट का नाम था। प्रोडक्ट का नाम है ब्लू बॉल पॉइंट, BLUE, जैसा लिखा है वैसे लिखोगे, ब्लू बॉल पॉइंट, बॉल पॉइंट 2 mm। ये दूसरी चीज आ गई। फिर क्यू याद है मुझे, क्वांटिटी याद है, देयर आर 50 इन अ बॉक्स। फिर क्यू के बाद PS, प्राइस, $5। और फिर आखिर में सप्लायर आईडी, SFX 223। कितना आसान सवाल है। तो इसके हमें आराम से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा लगाना मत भूलना, वैल्यूज के लिए इन्वर्टेड कॉमा लगाना मत भूलना। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उस पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता, जो स्ट्रिंग्स हैं उसके ऊपर लगेगा। सही है, जो आईडीज हैं उस पे लगेगा। सेमी कॉलन में अमूमन भूल जाता हूँ, तो वो ये लगा लेना। ये वाला समझ में आ गया। चलें, अगला सवाल अब हम करते हैं अक्टूबर नवंबर 2024 से। अक्टूबर नवंबर 2024, 1-1। एक शॉप है, रिपेयर करती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट। शॉप का ऑनर स्टोर करता है डाटा अबाउट रिपेयर्स यूजिंग फाइल बेस अप्रोच। फाइल बेस अप्रोच का मतलब है कि डाटा डालते हैं। अच्छा, खैर मैंने सवाल थोड़ा उल्टा उठा लिया। मुझे एक ही पे, पार्ट बी पे ही रहना है ना। चलो बस ठीक है, यानी एक शॉप ऑनर है और वेरिएंट बेटा इसका है 1-1। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, और ऑनर जो है स्टोर करता है डाटा अबाउट रिपेयर्स। ये वाली चीज, अच्छा ये वाली चीज हमने पहले ही पढ़ी हुई, लिमिटेशन ऑफ फाइल बेस अप्रोच। तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि उसके अंदर डाटा डुप्लीकेशन हो जाती है, डाटा रिडंडेंसी। तो उसमें एक बात यही होती है कि हमारे पास क्या होता है कि जो डाटा होता है वो डुप्लीकेटेड हो जाता है, वो डाटा जगह भी गिरता है। तो अभी फिलहाल इस पे नहीं जा रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में इसकी लिमिटेशंस को पढ़ा हुआ है, वो तो आपके पास नोट्स में मौजूद भी है। हम यहाँ देखते हैं, वो कहता है कि द शॉप ऑनर क्रिएट्स अ डेटाबेस कॉल्ड फिक्स इट। फिक्स इट के नाम से डेटाबेस बना रहा है, और डेटाबेस स्टोर्स डाटा अबाउट द कस्टमर एंड द डिवाइसेस फॉर रिपेयर। कस्टमर का भी डाटा रखता है और डिवाइसेस जो रिपेयर हो रही है उसका भी डाटा रखता है। फिर कहता है कि सम डिवाइसेस नीड न्यू पार्ट्स दैट आर ऑर्डर्ड फ्रॉम सप्लायर। द डेटाबेस फिक्स इट इज डिजाइन टू इंडिकेट द फॉलोइंग टेबल। अब 4 टेबल है तुम्हारे पास। पार्ट का, जिसमें पार्ट का आईडी, पार्ट का डिस्क्रिप्शन, उसका प्राइस, और उसको सप्लाई करने वाला कौन है। कस्टमर है जिसमें कस्टमर का नाम, उसका पहला आखिरी नाम, कॉन्टेक्ट नंबर। रिपेयर है जिसमें वो रिपेयर नंबर, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कस्टमर का आईडी और डिवाइस कौन सी है वो बताता है। रिपेयर पार्ट के अंदर जो भी पार्ट रिपेयर हो रहा है उसका आईडी, उसका नाम और उसकी क्वांटिटी। आपसे क्या मांग रहा है वो देखते हैं। आपसे कहता है कि द टेबल शो सैंपल डाटा फॉर रिपेयर पार्ट। ऊपर देख लो, रिपेयर पार्ट में 3 चीजें थी, आईडी, नाम और क्वांटिटी। यहाँ आप देख सकते हो आईडी, नाम और, आईडी नाम नहीं, आईडी नंबर और क्वांटिटी, ये 3 चीजें आ रही हैं। कहता है राइट SQL स्क्रिप्ट टू डिफाइन डिफाइन रिपेयर पार्ट। ये कितना आसान है। डिफाइन रिपेयर पार्ट में याद है हम क्या करते थे, क्रिएट करते थे। अब देखो ये ना, ये जितने भी सवाल आ रहे हैं, ये सब तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करा रहे हैं। वो कह रहा है देखो ये टेबल बना बनाया है, ये दिख रहा है, तो इसको डिफाइन तो करना होगा ना, रिपेयर पार्ट को। अब आपको याद है कि डिफाइन करते हुए, अब हम क्रिएट टेबल करते थे। डिफाइन का मतलब क्या होगा कि अब हम सबसे पहले क्रिएट टेबल करेंगे। डिफाइन में, डिफाइन से मुराद है कि यहाँ हमें क्रिएट टेबल करना है।
हमने लिखा क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम है हमारे पास रिपेयर पार्ट। तब हम यहाँ लिखेंगे REPAIR रिपेयर, और उसमें लिखेंगे रिपेयर के बाद रिपेयर अंडर स्कोर पार्ट। ये आपको याद होगा डेफिनेशन में इसी तरह लिखा जाता था। और फिर ब्रैकेट लिख के, हम ब्रैकेट डाल के फिर हम इसकी तमाम जो भी वो होती थी, क्या होती थी, फील्ड्स होती थी, जैसे पार्ट आईडी, रिपेयर नंबर और क्वांटिटी, ये लिखेंगे विद इट्स डेटा टाइप। ऐसे ही है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पार्ट, और उसके बाद अब मैं यहाँ लिखता हूँ पार्ट आईडी, PA, पार्ट आईडी में ए छोटा है, पार्ट आईडी लिखा। और पार्ट आईडी के बाद उसका हमने लिखा डेटा टाइप। तो वेरिएबल कैरेक्टर ही होगा ये, सही है ना, ये वेरिएबल कैरेक्टर ही होगा ना। और उसके अंदर जो है हम यहाँ लिख देंगे पार्ट आईडी लिख देंगे, और उसके बाद इसमें लिख देंगे 20, जो उसकी स्पेस होती थी, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर जो इसमें आ सकते हैं। तो 20 ले लिया हमने। ठीक है, एक ये चीज लिख दी। एक और चीज क्या लिखनी है, पार्ट आईडी के बाद रिपेयर नंबर, REPAIR रिपेयर नंबर। और रिपेयर नंबर के बाद हम बता देंगे कि जो रिपेयर नंबर है 0022, ये हम यहाँ पर दे सकते हैं वेरिएबल कैरेक्टर विथ 4 लेंथ, ये भी दिया जा सकता है। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर विथ 4 लेंथ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं VARCHAR, वेरिएबल कैरेक्टर विथ 4 लेंथ, क्योंकि इसकी 4 लेंथ आ रही है। फिर क्वांटिटी लिख देते हैं QUANTY, क्वांटिटी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आएगी, द थर्ड वन इज द क्वांटिटी। क्वांटिटी लिख दिया हमने, ठीक है। और क्वांटिटी की जो डेटा टाइप हमारे पास आएगी वो आनी चाहिए सिंपल न्यूमेरिक है, ठीक है ना। तो इंटीजर लिख देते हैं, क्वांटिटी को हम क्या लिख देंगे, इंटीजर। वाई वांट द रिपेयर नंबर इंटीजर, इंटीजर कर सकते हो, दोनों पॉसिबल है जयान, आप इसको इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है। वेरिएबल कैरेक्टर में असल में ये सारे 4 लेंथ के आ रहे थे ना, इसकी जो लेंथ आ रही थी वो फिक्स आ रही थी, इसलिए वेरिएबल कैरेक्टर लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको इंटीजर भी लिख सकते हो। और क्वांटिटी आ गया, तो क्वांटिटी के लिए फिर आप INT इंटीजर लिखोगे। ये बात समझ में आती है, ठीक है। ये है। आप कुछ मार्किंग स्कीम्स में जा, मतलब मार्किंग स्कीम में देखोगे तो कुछ जगहों पे आपको इसके आगे नॉट नल लिखा हुआ नजर आएगा। वो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये फील्ड खाली नहीं छोड़ोगे, ठीक है। और मतलब ये भी है, अगर आप जाके देखोगे तो नॉट नल भी लिखा हुआ आएगा, तो ये और है। आप लगाते हो तो ठीक है, नहीं भी लगाते हो तो कोई मसला नहीं है। यानी अगर आपने ये लिख दिया वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है, फाइन है। तो नॉट नल लगाते भी हो या नहीं भी लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा लोगे तो अच्छी बात है। तो वो कह रहा है पार्ट आईडी नॉट नल, फिर रिपेयर नंबर नॉट नल, क्वांटिटी इंटीजर नॉट नल, यानी ये एम्प्टी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो लगाओ या ना लगाओ, मतलब इट्स ओके, नहीं लगा रहे हो तो कोई मसला नहीं होगा। तो रिपेयर पार्ट आईडी आपने लिख दिया, वेरिएबल कैरेक्टर नॉट नल लिख दिया, और इसी तरह ये भी नॉट नल लिख दिया, और क्वांटिटी भी नॉट नल लिख दिया। और इन सब के दरमियान कॉमा आना चाहिए, जो मैंने अभी लगाया नहीं है वो मैं लगा देता हूँ, क्योंकि कॉमा अगर मैं नॉट नल समझा रहा था मैं तुम्हें, अगर लगाऊंगा तो यहाँ लगाना, और अगर नहीं लगा रहा हूँ तो यहाँ लगाना होगा, सही है ना। तो अभी हमने लगा दिया बताते बताते, तो यहाँ कॉमा आ जाएगा, फिर यहाँ कॉमा आ जाएगा। अब ठीक है जाया, तो रिपेयर के बाद भी आ गया, इसके बाद भी आ गया, और क्वांटिटी के बाद भी आ गया। ये तमाम चीजें समझ में आई। फिर उसमें एक आखिरी चीज हमें करनी होती है, वो प्राइमरी की को सेट करना होता है, ऐसा ही होती। तो अब हमें आखिरी चीज यहाँ लिखनी पड़ेगी कि इसकी प्राइमरी की जो है वो कौन है, पार्ट आईडी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं
यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की। और प्राइमरी की में यहाँ पे हमें रिपेयर नंबर भी है और पार्ट आईडी भी है ना। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो चीजें समझने की कि प्राइमरी की यहाँ पर एक नहीं होगी, यूनिक का मतलब दो होनी चाहिए। कि पार्ट आईडी कौन सा था और उसका रिपेयर नंबर कौन सा था, क्योंकि ये दोनों चीजें यूनिक है। रिपेयर नंबर सबका मुख्तलिफ होगा और पार्ट आईडी भी मुख्तलिफ होगा। ठीक है। तो मतलब वैसे तो रिपेयर नंबर आपका बनना चाहिए। अभी एक जवाब आया था मेरे पास कि उसी जवाब के रेफरेंस से दे दूं कि जैसे, एक मिनट रुकना। हाँ, मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ। हम्म। अब जैसे अगर हम देखें जयान, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तुमने जवाब अच्छा दिया, उससे एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि तुम कह रहे हो पार्ट आईडी को प्राइमरी की लेंगे। यार पार्ट आईडी तो ये वाला और ये वाला दोनों रिपीट नहीं हो रहा। देखा ना, हमजा ने ये बात कही कि यार ये चीजें जो है रिपीट। तो फिर हम ऐसा करते हैं, फिर हम उसको याद, अगर आपको होगा तो हमने एक चीज पढ़ी थी कंपोजिट की। तो कंपोजिट की का मतलब होता है कि फिर हम दो कीज का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि उसकी यूनिकनेस बरकरार रहे। अब पार्ट आईडी ये तो लगा है, लेकिन किस में लगा है? ये 22 वाले में लगा है, तो ये उसके साथ लिंक कर गया। और पार्ट आईडी ये वाला तो लगा है, लेकिन ये किसके साथ लगा है? ये 0023 वाले के साथ लगा है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर तुमने प्राइमरी की में यहाँ पे रिपेयर नंबर डाला, ठीक है, अलग एक डाला या पार्ट आईडी डाला, दोनों गलत होगा। तुम्हें यहाँ पे प्राइमरी की दोनों कंपोजिट का बनाना पड़ेगा कि दैट इज पार्ट आईडी, कॉमा, और रिपेयर नंबर, इन दोनों को मिलाकर तुम्हारी यहाँ पर प्राइमरी की जनरेट होगी। हमने कंपोजिट की पढ़ा था ना, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है हमारे पास कि एक प्राइमरी की हम सेलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वैल्यूज के डुप्लीकेशन होने का चांस होता है। तो फिर हम कंपोजिट की का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो दो कीज से मिलके बनता हो। ये बात समझ में आ गई? तो हमने क्रिएट किया था, अब उसको खत्म कर देंगे और आखिर में सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ये भी देखो एक अच्छा सवाल। आज हमें जितने भी सवाल मिले वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, तो जो जितना कुछ हमने पीछे पढ़ा हुआ था ना, तो हमारा वो सारा पार्ट रिकॉल हो गया था। ये बात आ रही है समझ में? तो इसको आज यहीं तक रखेंगे और फिर इंशाल्लाह कल वाली क्लास को मैं अनाउंस कर दूंगा। क्लास जिस जिस दिन भी होगी, मैंने स्लॉट्स आपसे लेनी है, उस दिन मैं आपको पहले बता दिया करूंगा। और अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम होता है मिनट्स में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो कल हम जो है ना, आप लोगों ने एसक्यूएल को अच्छे से पढ़ के रख लेना है। कल की क्लास में जो हम करेंगे ना, वो हम करेंगे 8.2 वाला पार्ट। दैट इज 8.2 जो है ये डीबीएमएस। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये तकरीबन 2 दिन तो लेगा तुम्हारे मुकम्मल होने में। तो फिर इस तरह से हमारा डेटाबेस का मेन चैप्टर निकल जाएगा। बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ, जितना ज्यादा पास पेपर करोगे बेटा, उतना अच्छा ग्रेड इंप्रूव होगा और उतनी अच्छी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। होपफुली सारी चीजें यहाँ तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।